तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुजीत। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हालांकि मैंने कल के वीडियो में कुछ टॉपिक आप सबको समझाया था, जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सबको याद रहे। तो मैंने पहला चीज़ बताया था कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल मतलब पृथ्वी को अध्ययन करने वाले चीज को ही भूगोल कहते हैं। मतलब जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। और मैंने आप सबको बताया था कि भूगोल का जनक कौन था। तो मैंने यहाँ पे आप सबको एक पॉइंट याद करने के लिए बोला था कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका नाम था इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। और इंडियन ज्योग्राफी का जनक मैंने बताया था जेम्स रैनेल को। और जेम्स रैनेल ने ही बंगाल का नक्शा बनाया था। मैंने आप सबको ये कल के वीडियो में मैंने इतना बताया था। और मैंने बताया था कि भूगोल का दो शाखा होता है। पहला जो है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल उसको कहते हैं जिसमें हम भौतिक पर्यावरण मतलब फिजिकल भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे जो कि हमारे नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करता हो, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, जल, ये सब पहले से हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। और मैंने बताया था सेकेंड शाखा होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल उसको कहते हैं जिसमें भौतिक भूगोल प्लस मानवीय गतिविधियां के बीच जो संबंध बतलाता है उसी को हम कहते हैं मानव भूगोल। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल में जैसे जल पहले से है लेकिन इंसान ने नहर बना दिया, तो ये हो गया ह्यूमन भूगोल। और पेड़ है, पेड़ से घर बना दिया, मतलब पेड़ को काट के उसको घर बना दिया, ये ह्यूमन है। पहाड़ है, पहाड़ में गुफा बना दिया, ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। मानव भूगोल का सिंपल डेफिनेशन मैंने आप सबको कल बताया था कि भौतिक भूगोल प्लस मानवीय गतिविधियां के बीच का क्षेत्रीय संबंध बताने वाले शब्द को ही मानव भूगोल कहते हैं। तो आइए वीडियो को अब आगे करते हैं। और मैंने दो पॉइंट बताया था जो मानव भूगोल का डेफिनेशन किया है, परिभाषा। रैटजेल नाम था, मैंने आप सबको रैटजेल लिख दिया था। रैटजेल नाम था जो कि ये परिभाषा बोला था। मैंने आप सबको कहा था कि ये सब को लिख के याद कर लेना है, सिंपल ही। इसी का शिष्य था, मतलब ये लड़की थी अमेरिका की, एलन सी सैम्पल, जो कि इसी का शिष्य था। इसने भी मानव भूगोल को डिफाइन किया है, जो कि रैटजेल से बस थोड़ा सा मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। और ये पॉल डी ब्लास है, ये मतलब ये भी डिफाइन किए हैं लेकिन हल्का सा चेंज करके, लेकिन मीनिंग सबका सेम है। मैंने आप सबको कल के वीडियो में यहाँ तक बता दिया था। मैंने आप सबको बोला था कि आगे का वीडियो कल करेंगे, तो आइए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रतिकीकरण। तो पहला पॉइंट है कि मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण उसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे बहुत सालों पहले मतलब आदि मानव के टाइम में मानव को
प्रकृति के अनुसार ढलने पड़ता था, मतलब नेचर के अनुसार रहना पड़ता। जैसे बारिश हो रहा था, बारिश में भीग के रहना पड़ता था। नदी है तो नदी को पार करने के लिए, उसको नदी को सूखने के लिए कुछ समय का साल लगता था, तो नदी पार हुआ करता था। हालांकि और उस समय अगर गर्मी कस के पड़ रही है तो गर्मी को झेलना पड़ता था। तो यही सब जो है मानव का प्रकृतिकरण है। प्रकृतिकरण मतलब मानव जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है। इसमें जो प्रकृति है, प्रकृति ये मतलब मानव का स्वामी हो गया उस समय। और दूसरा पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण, मतलब मानव जो है वो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन इतना डेवलप हो रहा है कि मानव प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। मतलब मानव का तकनीकी को अपना कर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। मतलब जैसे अब के समय में देख रहे हैं कि गर्मी इतना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी चला लेंगे। मतलब कि ठंडा है तो गर्म कपड़ा या फिर ओलन कुछ गर्म कर हीटर जला लेंगे। ये सब इतना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि अब उस प्रकार से प्रकृति के अनुसार अब नहीं ढलना है, अब मानव के अनुसार अपने प्रकृति को देखकर ही ढाल लेता है। कि प्रकृति अगर ठंड मतलब नेचर में अगर ठंड जो ह्यूमन जो है वो गर्म फील करने के लिए, तो प्रकृति का मानवीयकरण जो है मानव जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढल लेता है, उसी को प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं। अब अगला है अब ये जो है ये दोनों जो है ये दोनों मेन क्वेश्चन है, और इससे आपको एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। आइए तो इस दोनों क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। पहला है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढल लेता है। मैंने आप सबको पहले बताया कि मानव मतलब गर्मी है तो गर्मी को सहना पड़ेगा, ठंडा है तो ठंडा को सहना पड़ेगा, बरसात है तो बरसात को सहना पड़ेगा। मतलब नदी को पार करना था, पानी जो है पानी को सूखने तक रुकना या फिर हिलना पड़ेगा। मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मतलब मानव अगर मतलब प्रकृति अगर गर्मी किया है तो गर्मी को आपको सहना पड़ेगा। इस टॉपिक में बताया गया है कि आपको उस प्रकार से ही सहना पड़ेगा। और इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार मानव यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, जो प्रकृति कहेगा वही करना पड़ेगा। आगे देखिए, जब टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न था, मतलब उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब है ये नहीं था, तब तक मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। मतलब उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो मानव जो है प्रकृति के आदेशों को पालन करता था। नहीं तो वो सोचता था कि अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे तो हमें जो प्रकृति है वो हम सबको दंड दे सकते हैं। जैसे पानी है तो पानी को ख़त्म हो जाएगा पानी, अगर हम मान लीजिए वो आदेशों को, ठंडा है तो ठंडा को सहकर पालन करता था, गर्मी है तो गर्मी को सहकर पालन करता था। इस प्रकार से वो मतलब प्रकृति के आदेश का पालन करता था। और इसी प्रकार के घटना को ही हम मतलब प्रकृति के आदेशों का पालन करने को ही हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ये वर्ड जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो संबंध है डायरेक्ट इससे ही है। मानव के प्रकृतिकरण को ही हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इस मानव के प्रकृतिकरण में हम सब देख सकते थे कि जो मानव था वो प्रकृति के अनुसार मतलब काम कर रहा था। यहाँ पे जो है कि उसी के आदेश मतलब प्रकृति के आदेशों पर ही यहाँ पे भी कुछ सब कुछ काम किया जा रहा है। मतलब दोनों में प्रकृति सेम ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण को ही हम पर्यावरण निश्चयवाद कह सकते हैं। यहाँ पर आप सबको समझ में आ चुका होगा पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। कुछ नहीं है, जो मानव का प्रकृतिकरण है वही है पर्यावरण निश्चयवाद। मतलब जिसमें प्रकृति के अनुसार इसमें अपने आप को ढलता था, वही इसके आदेश प्रकृति के आदेशों का अनुसार अपने आप को बदल लेना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहता है।
अब आगे देखा जाता है, इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था और इनसे डरते थे, उनकी पूजा करते थे। हाँ, उस समय मानव जो है नेचर की बात को सुनता था और उनसे बहुत ही उनकी प्रचंडता से डरता था, ताकि कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाए। जैसे गर्मी है तो गर्मी को झेल लेता था और कुछ नहीं करता था, पानी है तो पानी को प्रणाम करके पीता था, ताकि पानी मतलब ख़त्म नहीं हो। और उस जैसे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, इसी के कारण जैसे देख सकते हैं उसकी पूजा करते थे, ताकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते रहें, इसीलिए उनकी पूजा किया जाता था। और आगे है कि यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर ही समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। मतलब ये पर्यावरण को कुछ तो नहीं करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी बात मानते थे, उनसे डरते थे और उनकी हर एक बात को ये अच्छे से पालन करते थे और उन्हीं के अनुसार जीते थे। यहाँ पे बोल रहा है कि नुकसान किए बगैर ही समस्याओं को सुलझाते थे। जैसे घर नहीं, मान लीजिए घर नहीं था उस टाइम, तो ये जंगल में रहते थे, जंगल की कटाई नहीं करते थे, जंगल में ही रहते थे। अब क्या है कि जंगल को काट के वहाँ पे घर बनाया जाता नहीं, पहले ये जंगल में ही रहते थे, पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, पेड़ की कटाई नहीं हुई। दूसरा है कि नदी है तो नदी पे को अब भर भर के उस पर घर बनाया जा रहा है। नदी में मतलब नदी के किनारे रहा जाता था ताकि पानी उनी पीने में इजी हो, अब उसी को भर दिया जा रहा है। अब आगे कह रहा है कि मानव सब प्रकृति संस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। मतलब मानव था वो प्रकृति पर ही निर्भर था, यही कह रहा है। इस तरह मानव प्रकृतिकरण हुआ जब पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए मानव ही, उसी तरह से मानव के प्रकृतिकरण हुआ। मतलब इसी पूरा जो टॉपिक है इसको मतलब यही सब फॉलो करने पर ही मानव प्रकृतिकरण हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनाने मतलब ये पूछेगा कि मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप इसमें से पहला पॉइंट ये लिख दीजिएगा। दूसरा मतलब उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं था तो उसके आदेशों पर काम करता था। तीसरा कि उसकी मानव जो है प्रकृति की सुनता था, उनसे डरते थे और उनकी पूजा करता था। चौथा कि बिना पर्यावरण को नुकसान किए सब कुछ काम किया जाता था और इसी को ही हम कहते हैं मानव के प्रकृतिकरण। बस इतना सा ही लिखना है और आपका मानव का प्रकृतिकरण न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन समाप्त हो गया। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या है कि मानव का तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। मतलब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि कुछ कहने का ही नहीं। मानव जो है टेक्नोलॉजी पहले जो निर्भर था वो प्रकृति पर था, अब निर्भर हो गया टेक्नोलॉजी पर। अब अगर प्रकृति के मानवीकरण में देखते हैं तो जस्ट इसका उल्टा है, मानव के प्रकृतिकरण को उल्टा है। उसमें प्रकृति हेड था और इसमें है टेक्नोलॉजी हेड। मतलब अब कहेगा कि मतलब प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। मतलब अब गर्मी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी परो झेलेंगे तो नहीं, अब एसी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम में क्या था कि खेती उती करने के लिए नहीं जानते थे, लेकिन इसमें खेती करना जानते थे। पानी उनी के लिए वो पानी को पीते थे नदी से, अब उसमें हेलते नहीं थे उसे पीने के लिए। अब वो क्या था कि पहले जो रहते थे वो जहाँ मन तहाँ ऐसे रह जाते थे जंगल में, अब नगर बना लिए, मतलब शहर टाइप में, एक के घर, एक के बगल में एक घर, ऐसे ऐसे पुलों का निर्माण हो गया। उस समय पुलों का निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि वो प्रकृति से डरते थे, इसलिए उनको नुकसान नहीं किया। पुलों का निर्माण किया था, वो कितना नदी को भरा गया होगा, फिर उस पर पुल गया होगा, इसलिए पुलों का निर्माण हुआ। पेड़ को जंगल को काटा होगा, रोड बनाने के लिए जंगल को काटना पड़ता है। अब क्या महासागरों का समुद्री मार्ग बना दिया गया है। ऐसे ऐसे घटनाएं प्रकृति को मानवीयकरण में हुआ है। अब आ गया है कि समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, समय के साथ साथ मानव जो है बेहतर विकसित तो कर लेता है
और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों मतलब पेड़, नदी, पहाड़, ये सब जो संसाधन है मतलब साधन है, कोयला, ये सब उसके द्वारा इस संभावना को जन्म दे देता है। इसी को कहते हैं संभावनावाद। वहाँ पे क्या था? निश्चयवाद, यहाँ पे है संभावनावाद। मतलब कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा ही संभावना को जन्म देता है, उसी को हम संभावनावाद कहते हैं। संभावनावाद में मतलब जो ह्यूमन है वो संभावना को जन्म देता है, पॉसिबिलिटी को जन्म दे दिया। अगला है कि प्रकृति अब अवसर प्रदान करता है और मानव उनका उपयोग करता है। जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है तो मानव हर क्लाइमेट में अलग अलग फसल बोता है। तो मानव नेचर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि जैसे बारिश होगा तो धान की खेती होगी, मानव उसका उपयोग किया। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। और प्रकृति का जो मानवीयकरण हुआ ना, इसमें प्रकृति को से कुछ लेना देना नहीं है। सब मनुष्य अपने आप पे निर्भर हो गया। मनुष्य अब नहीं डरते थे, अब उनकी पूजा भी कम ही किया जाता है। उस समय क्या था कि मनुष्य प्रकृति से डरते थे, अब प्रकृति को कुछ समझते। उस समय प्रकृति जो था वो स्वामी था, हेड था, और यहाँ पे जो है मानव हेड है, स्वामी को मतलब प्रकृति नेचर को कुछ समझ ही नहीं रहा है। आशा करता हूँ कि ये जो तीनों टॉपिक है ये आप सबको समझ में आया होगा और प्रकृति का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आप सबको समझ में आएगा। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से जस्ट अपोजिट है। उसमें ये नहीं हुआ करता था, इसमें होता है ऐसे ऐसे। तो अगला टॉपिक नव निश्चयवाद मतलब नया निश्चयवाद क्या है। एक वैज्ञानिक था, अमेरिका का वैज्ञानिक नहीं विद्वान बोल सकते हैं, भौगोलिक विद्वान, जो एक नया निश्चयवाद संकल्पना को जन्म दिया और उसका जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय, यही जो वो जनक है नव निश्चयवाद संकल्पना। एक संकल्पना दिया ग्रिफिथ टेलर ने, कहा कि प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मनुष्य का विकास ही कहलाता है नव निश्चयवाद संकल्पना। जिसमें अगर मानव को विकास करना है तो प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वही कहलाता है नव निश्चयवाद संकल्पना। इसका मतलब कि इसमें नव निश्चयवाद संकल्पना जो है जो मानव है वो ना तो इसके प्रकृति के बगैर रह सकता है, ना ही प्रकृति मानव को रहने दे सकता है। अगर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो प्रकृति नेचर जो है, नेचर में बहुत सारे हानि होंगे और वो सब हम ही सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। जैसे पेड़ों की कटाई, पहले के समय में बारिश बहुत हुआ करता था, अब के समय बारिश नहीं हुआ करता है, कम हुआ करता है पहले के मुताबिक, क्योंकि इस समय पेड़ की कटाई होकर शहर बस गया, घर बन गया, इतना सड़क जा रही है जंगल से। और क्या है, फैक्ट्री से केमिकल पॉल्यूशन सब हमारे एटमॉस्फेयर पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, जो कि हम सबको बहुत सारे बीमारियों से झेलना पड़ रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल में आया था कोरोना वायरस, अभी हाल ही आ रहा है वो HMPV जो वायरस है, वो भी कोरोना के तरफ ही है, जो कि नेचर से खिलवाड़ करने का श्राप। इसमें इन्होंने कहा कि ना तो तुम प्रकृति के बिना रह सकते हो, या फिर प्रकृति के बिना ना ही तुम विकास कर सकते हो और ना ही प्रकृति रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यही कहा था। इसने एक संकल्पना दिया जो नव निश्चयवाद था, वो वही था कि प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मनुष्य का विकास हो सकता है। जैसे मनुष्य का विकास करना है तो ना ही तो ज़्यादा पेड़ों की कटाई होना चाहिए,
ताकि नेचर भी उतना डिस्ट्रॉय ना हो और मनुष्य का विकसित भी होना ज़रूरी है। मनुष्य का विकसित होना ज़रूरी है क्योंकि इतना जो सभ्यता है वो सब बहुत सारे सभ्यता जो है वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पे विकसित होते जा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो विकसित नहीं होते। तो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी होने का कारण यहाँ पे सब जो है नेचर को भूलते जा रहा है। इसमें ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यही कहा कि भूलना नहीं है और उसको ध्यान में रखकर ही मनुष्य का विकास करना है। तो प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मनुष्य का विकास ही कहलाता है नव निश्चय संकल्पना। तो आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप सबने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और इससे क्वेश्चन जो है मेनली पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा वो प्रकृति का मानवीकरण, मानव के प्रकृतिकरण, ये 2 क्वेश्चन, और पूछा जाएगा इसके जनक। भूगोल से आप क्या समझते, ये 11th में पढ़ने का था लेकिन जनक पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी का पूछ लिया तो बता सकते हैं 2 शाखा। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना था 11th में, अभी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। ये पूछेगा शाखा के एगो है उसको क्या कहते हैं, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ये सब पूछेगा। और वो जो 3 गो मैंने परिभाषा लिखवाया था, ये मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप सब पढ़ लेते हैं, मतलब ये तीनों परिभाषा को, तो आप सब मतलब अच्छे ही नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर से। मतलब आप सबको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आप सब समझ चुके होंगे और चैप्टर अच्छे से ही समझे होंगे। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं।